नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मौलिक अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 32, जिसके अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम पिछली वाली क्लास में पढ़े थे अनुच्छेद 29 और 30, अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकार, माइनॉरिटीज के कुछ हमने राइट्स पढ़े थे अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 31 में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब अनुच्छेद 31 मौलिक अधिकार नहीं है। पहले अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार हमने यहां से उठा के कहां पटक दिया है? अनुच्छेद 300A में। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। क्यों है ये? मैं आपको पहले पिछले वाली वीडियो में देख लेना। सबसे पहली क्लास में मैंने जब फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे यही बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, और इसके अंदर 5 प्रकार की रिट भी जारी की जाती है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो लंबे समय तक याद नहीं रहता है, लंबे समय तक याद नहीं रहता है तो हम भूल जाते हैं। तो देखो, रिट कुछ भी नहीं है, हलवा है। ये सूजी का हलवा है। ऐसे परोस दूंगा कि आपको चबाने की जरूरत नहीं है, सीधा गले में उतरेगा आपके। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि आखिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या। देखो, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे मौलिक अधिकार है। तो इन सभी मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना किसका काम है? अनुच्छेद 32 का काम है। सारे के सारे मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना, संरक्षण करना अनुच्छेद 32 का काम है। इसीलिए लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। दो अधिकारों में हमेशा लड़ाई होती रहती है, अनुच्छेद 21 ज्यादा बड़ा है या अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार, लेकिन आपसे जीने का अधिकार छीना भी तो जा सकता है, ये भी तो लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा काम करते हैं, मान लो मर्डर कर दिया, आपको फांसी दे दी गई, तो छीन लिया जीने का अधिकार। आप अंडर लॉ हैं तो जीने का अधिकार भी आपसे छीना जा सकता है अगर आप उल्टी सीधी हरकत करोगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 से भी बड़ा ये है। देखो, हर एक मौलिक अधिकार, हर एक फंडामेंटल राइट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वो कितना इंपॉर्टेंट होगा जो इन सभी मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन कर रहा है, इन सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इन सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर रहा है। तो हर एक आदमी जैसे इंपॉर्टेंट है, वो आदमी कितना महान होगा जो इन सभी आदमियों की सुरक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 सारे के सारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? अनुच्छेद 32 में है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम हमारी प्रियम्बल को कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, हम कहते हैं अनुच्छेद 32 को। क्यों कहते हैं? देखो, अनुच्छेद 32 को हटाने का मतलब है, ये ना होने का मतलब है जैसे आत्मा के साथ साथ हृदय भी निकाल लिया है। इसीलिए इसकी तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की है कि आत्मा के साथ साथ हृदय निकालने जैसा हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 32 हमारे पास नहीं होगा तो इनको प्रोटेक्ट करेगा कौन? और दूसरी चीज, इसको यहां पर क्यों डाला भाई? अनुच्छेद 32 को यहीं पर क्यों डाला? कहीं और जगह नहीं मिली क्या संविधान में? बिल्कुल जगह नहीं मिली है। वो अधिकार जो सारे के सारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, वो खुद अपने आप में एक मौलिक अधिकार है भाई। वो अधिकार जो सारे के सारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ये कहते हुए कि ऐसा अधिकार जो सभी अधिकारों को, सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो अपने आप में क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ये कहते हुए इसको अनुच्छेद 32 में 12 से लेकर 35 तक की रेंज में ही रख लिया गया है। और इसी के अंदर है 5 प्रकार की रिट, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे दैनिक जीवन में जो राइट्स, हमारे अधिकारों के साथ जो उल्लंघन या छेड़खानी होती रहती है, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम है अनुच्छेद 32 का। अच्छा, दो में भी हमेशा लड़ाई होती रहती है, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। देखो, अनुच्छेद 13 मैंने आपको पढ़ा था। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 में जब हमारी संसद में कोई ऐसा नियम, कानून या लॉ बनेगा जो हमसे हमारे अधिकार छीनेगा, उस वक्त न्यायपालिका द्वारा उसको रद्द किया जा सकता है। लेकिन यहां पर लॉ बन गए हैं, चल रहे हैं, उस वक्त जो डेली लाइफ में हमसे छीने जाते हैं हमारे अधिकार, उनकी प्रोटेक्शन का काम ये करता है। लॉ बनने के बाद जो डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायोलेशन होता है, उनको प्रोटेक्शन देने का काम अधिकार है अनुच्छेद 32 का। अब हम जानते हैं कि रिट क्या होती है। रिट शब्द का मतलब क्या है? तो देखो, रिट का सिंपल मतलब होता है, रिट का मतलब होता है न्यायालय का आदेश। न्यायालय का एक आदेश जो आपको मानना ही है, सर्वोपरि है। अगर न्यायालय ने आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दी, तो आपको मानना ही है। ठीक है,
तो रिट कुछ भी नहीं है, रिट एक न्यायालय का आदेश है जो आपको मानना ही है। आप हो चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आदमी हो, अगर रिट जारी कर दी तो उसको मानना ही है। तो रिट मतलब एक न्यायालय का आदेश है जो सर्वमान्य है, हमें मानना ही है। और रिट 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश जिसको मैंडामस कहते हैं, प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण जिसको सर्टियोरारी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा जिसको को वारंटू कहते हैं। इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात जान लो कि अगर आप रिट लगाते हैं, देखो हम बोलते भी गलत है, हम कहते हैं कि मैं रिट लगाने जा रहा हूं। भाई तू कोर्ट है जो रिट लगाने जा रहा है, तू रिट याचिका लगाने जा रहा है। कोर्ट लगाता है रिट, ठीक है, हम लोग रिट याचिका लगाते हैं। रिट कौन लगाता है? न्यायालय या कोर्ट लगाता है। तो हम बोलते ही गलत है, हम डायरेक्ट बोल देते हैं मैं रिट लगाने जा रहा हूं। तो कोर्ट नहीं है जो रिट लगाने जा रहा है, तो रिट याचिका लगाने जाता है, कोर्ट लगाता है रिट। अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगा सकते हैं, ठीक है, और अनुच्छेद 32 के माध्यम से हमारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और देखो सुप्रीम कोर्ट तो देश में एक ही है, यहां पर कितनी याचिकाएं लगाओगे और कितने लोगों को सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, ठीक है, देश बहुत बड़ा है। तो फिर यह अधिकार किसको दिया गया? यह अधिकार हाई कोर्ट्स को, उच्च न्यायालय को भी दिया गया। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के माध्यम से रिट जारी करते हैं। तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से रिट जारी करता है, और हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के माध्यम से रिट जारी करते हैं। अब हम एक एक करके बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। देखो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इसका नाम पढ़ो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का मतलब कोई कैदी होगा और उसको प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सामने हाजिर करना है। बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सामने हाजिर करना है, इसी को हम क्या कह देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझो, कोई भी व्यक्ति होगा उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी सरकारी आदमी हो सकता है, प्राइवेट आदमी हो सकता है। देखो राष्ट्रपति और राज्यपालों को छोड़ देना बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं, राष्ट्रपति और राज्यपालों को जब तक ये पद पर है, अपनी पोस्ट पर है, तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति में देश की इज्जत समाई हुई है और राज्यपाल में उस राज्य की इज्जत समाई हुई है, इसलिए उस राज्य की या देश को हानि ना हो, इसलिए इनको नहीं गिरफ्तार किया जाता जब तक पद पर है। पद से उतरने के बाद भले इनको घसीट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अनुच्छेद 22 याद कर लो, ठीक है। अनुच्छेद 22 मैंने आपको बताया था, पहला गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, दूसरा 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। तो पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, तो ये क्या है? हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। इट इज द वायलेशन ऑफ आवर राइट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहां पे राइट्स आएगा। इट इज वायलेशन ऑफ आवर राइट्स, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ये हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में प्राप्त है। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया, 5-6 दिन दबा के कूट दिया, डंडा मार दिया अच्छे से बिना मजिस्ट्रेट को बताए हुए, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। अगर ये उल्लंघन है तो फिर हम लगाएंगे रिट याचिका। या तो व्यक्ति खुद लगा सकता है, या वो तो अब जेल में, वो क्या लगाएगा? उसके परिजन या सगे संबंधी लगाएंगे, उसके परिजन या सगे संबंधी रिट याचिका लगा सकते हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगाएंगे तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेंगे, और अगर वो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाएंगे तो वो 226 का सहारा लेंगे। तो यहां पर रिट याचिका लगाते ही यहां से कोर्ट आदेश देगा, रिट जारी करेगा, कमांड करेगा, ब्रिंग द बॉडी बिफोर अस, शरीर को हमारे समक्ष पेश करो। ब्रिंग द बॉडी बिफोर अस, जो भी शरीर तुम्हारे पास मौजूद है, जो भी बॉडी तुम्हारे पास मौजूद है, उसको हमारे सामने पेश करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हाजिर करो। और ये करने के बाद जब ये रिट जारी होती है ना, तो एसएचओ के पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि नौकरी जाने का खतरा है अगर वो गलत पाया गया तो, ठीक है। तो कोर्ट रिट लगाएगा यहां से, ब्रिंग द बॉडी बिफोर अस। और ये जो मैं रेड कलर में इन्वर्टेड कोमा में लिख रहा हूं ना, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि शरीर को हमारे समक्ष पेश करो। ये कौन सी रिट कहती है? तो ये कौन सी रिट कहती है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहती है, हेबियस कॉर्पस कहती है। और रिट जारी करने के बाद जब उस बंदे को हाजिर कर दिया जाएगा, तब ये जो अरेस्ट किया था, ये जो डिटेंशन किया गया था, ये जो गिरफ्तारी की गई थी, वो लीगल थी या इलीगल, वैध थी या
अवैध थी, अब इसकी जांच वो कोर्ट करेगा और अगर दोषी पाए गए पुलिस वाले तो फिर इनकी नौकरी को खतरा है, जुर्माना लगाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सिंपल रिट है। जब कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, पुलिस गिरफ्तार करती है तो प्रावधान ये कहता है कि साहब 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया तो ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। अगर ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है तो हम रिट याचिका लगा सकते हैं। हम रिट याचिका लगा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में 32 के माध्यम से, उच्च न्यायालय में 226 के माध्यम से। यहां से कोर्ट रिट लगाएगा कि ब्रिंग द बॉडी बिफोर अस, जो भी शरीर तुम्हारे पास है उसको मेरे सामने पेश करो। भाई अगर ये तुमने जो गिरफ्तारी की थी वो लीगल थी या इलीगल थी, वैध थी या अवैध थी, गलत तरीके से गिरफ्तारी की है या सही तरीके से गिरफ्तारी की है, इसकी जांच भाई करेगा, मतलब कोर्ट खुद करेगा। तो इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। अच्छा एक बात और जान लो, हमारे जो मिलिट्री कोर्ट है ना, मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकते हैं। देखो मिलिट्री कोर्ट को आदेश देने का काम हमारे राष्ट्रपति महोदय का है, प्रेसिडेंट का है। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि ये मिलिट्री कोर्ट को, हमारे सैन्य न्यायालयों को, जो हमारे फौजियों को कोर्ट मार्शल की सजा सुनाते हैं, इनके ऊपर रिट जारी करे। उनको आदेश देने का काम, उनको कमांड करने का काम हमारे राष्ट्रपति महोदय का है, हमारे प्रेसिडेंट का है। तो ये तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्या मतलब है इस लाइन का? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ये रिट उस व्यक्ति के खिलाफ की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अरे पुलिस है, वो पुलिस ही तो किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करते, तो ये वाली रिट स्पेशली पुलिस के खिलाफ जारी होती है। दूसरा परमादेश, जिसको हम मैंडामस कहते हैं। अब परमादेश को समझो। देखो परमादेश का मतलब क्या? परम आदेश, ऐसा आदेश जो आपको मानना ही है। और परमादेश दिया कब जाता है? परमादेश क्यों दिया जाता है? सबसे पहले एक एग्जांपल समझो, ठीक है। ए और बी ये दोनों भाई है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। तो परमादेश को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले देखो ये वाली जो रिट है ये केवल और केवल सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी होती है। ये वाली जो रिट है परमादेश, ये केवल और केवल गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की जाती है, ठीक है। कब? जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं कैसे? इसको समझो। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने का मतलब ये नहीं है कि वकील है किसी दूसरे न्यायालय में वकालत झाड़ रहा है, पुलिस का थानेदार है किसी दूसरे थाने में जाके अपनी थानेदारगिरी झाड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वायलेशन और या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने का मतलब समझो जरा। जैसे ए और बी दोनों भाई है, ठीक है। दोनों में झगड़ा चल रहा है, केस का फैसला आया किसके फेवर में? बी के फेवर में केस का फैसला आ गया, फिर से बी ने केस कर दिया, फिर से बी के फेवर में फैसला आ गया, फिर से बी ने केस कर दिया, फिर से बी के फेवर में ही फैसला आ गया, एक ही हार हो गए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, बार बार बी के फेवर में ही फैसला आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हो सकता है बी सही हो, बार बार बी के फेवर में, बी के पक्ष में पर फैसला दे रहा है कोर्ट, तो पहली पॉसिबिलिटी होती है कि साहब बी हो सकता है सही हो, इसलिए उसके फेवर में फैसला आ रहा है। दूसरा हो सकता है कि ए ने घूस खिला रखी हो, रिश्वत दे रखी हो जज को और वकीलों को, बी ने हो सकता है कि वकीलों को और जज को रिश्वत दे रखी हो, खिला दे रखी हो, हाथ गर्म कर रखा हो, उस वजह से बार बार बी के पक्ष में फैसला आ रहा तो यहाँ पे दोनों केस बन सकते हैं। हो सकता है कि बी सही हो इसलिए बार बार बी के पक्ष में फैसला आ रहा, या हो सकता है बी ने रिश्वत खिला रखी हो सिस्टम को, इसलिए बार बार बी के पक्ष में फैसला आ रहा है। तो बार बार अगर बी के पक्ष में फैसला दे रहा है हमारा कोर्ट रिश्वत खा के, तो वो कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, वो कर्मचारी, वो जज अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है। यह है इसका मतलब। अब जरा इस रिट को समझो। तो ये रिट सार्वजनिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जारी होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जारी होती है। किस केस में? अब दोनों केस बन सकते हैं। पहला केस देखो, हमने रिट का सिद्धांत किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। और वहां पर जो मूल शब्द है ना वो क्या है? अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर का मतलब होता है आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करना, और इंट्रा वायर्स का मतलब होता है विद इन ज्यूरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र के अंदर रहकर काम करना। तो किसी भी सार्वजनिक कर्मचारी के खिलाफ जारी हो सकती है अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है या वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह के ही काम करता है। तो अगर आपने रिट याचिका लगा दी तो फिर यहां से कोर्ट आदेश देता है। क्या आदेश देता है?
अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो नॉट टू डू, मत करो ऐसा काम। अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं तो मत करो ऐसा काम, मैं इसको रोकता हूं। और अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे थे, अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे थे, सही तरीके से काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, आपके खिलाफ किसी ने रिट याचिका लगा दिया तो अपना काम करते रहो, टू डू। अगर आप अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं तो ऐसा काम मत करो। और अगर आप अधिकार क्षेत्र में रह के ही काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दिया, रिट याचिका लगा दिया है, तो ऐसा काम करो, इसी काम के लिए तो आपको बनाया गया है। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा हो, रिश्वत खा खा के कोई कर्मचारी काम कर रहा हो, या दूसरा हो सकता है वो सही तरीके से काम कर रहा हो, किसी ने जबरदस्ती रिट याचिका लगा दी है। तो अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा था तो ऐसा काम नहीं करना है, उसको ये आदेश देगा कोर्ट। और अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम कर रहा था तो कोर्ट कहता है कि भाई अच्छी बात है, अधिकार क्षेत्र में काम रह करके अधिकार क्षेत्र में रह के काम कर रहा है तो करो ऐसा काम, यही तुम्हारा काम है, यही करना है तुम्हें। अगर किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी तो क्या बात हुई, तुम काम करते रहो। इसी को हम क्या कहते हैं, परम आदेश। उसके बाद तो आपसे यह भी पूछा जाता है नॉट टू डू, टू डू, ये कौन सी रिट कहती है, ये कहती है परमादेश। और ये भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट लगाएगा तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट लगाएगा तो अनुच्छेद 226 के माध्यम से। उसके बाद 3 और 4 प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी, ये दोनों की दोनों रिट एक साथ पढ़ी जाती है। अंतर किस बात का है, ठीक है। तो देखो इस वाली रिट का मैं आपको एक लाइन बता देता हूं। तो ये वाली रिट परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ जारी की जाती है ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम ना कर सके, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सके, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से डिस्चार्ज कर सके, जो उसका काम है वही करे। उसके बाद अगला है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी। अब देखो इन दोनों रिट को एक साथ पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली रिट किसी सार्वजनिक कर्मचारी के खिलाफ जारी नहीं होती है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये पूरे के पूरे कोर्ट के खिलाफ जारी होती है, पूरे के पूरे कोर्ट के खिलाफ या न्यायालय के खिलाफ जारी होती है। कैसे, अब समझ रहे इस बात को। देखो सुप्रीम कोर्ट है, एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हायर है, सबसे बड़ा है, ये जारी कर सकता है हाई कोर्ट के खिलाफ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ। हाई कोर्ट की अगर बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊंचा है तो ये जारी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी नहीं कर सकता है। तो जो हायर कोर्ट है, ऊंचे पद पर बैठा जो कोर्ट है, वो निचले पद वाले कोर्ट पर ये जारी कर सकता है। तो ये वाली जो रिट है ये जारी होती है निम्न या अधिलस्थ न्यायालयों के खिलाफ, लोअर या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के खिलाफ। जो लोअर या निम्न स्तर के कोर्ट होते हैं, छोटे कोर्ट होते हैं, उससे हायर ऑथोरिटी वाला, उससे ज्यादा पावर वाला कोर्ट उसके खिलाफ जारी कर सकता है। करेगा कब, जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करेगा, जब वो अल्ट्रा वायर करेगा, आउट ऑफ जुरिडिक्शन काम करेगा, जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करेगा, ठीक है। तो कोर्ट बोलता है स्टॉप द प्रोसीडिंग और सेंड रिपोर्ट टू अस। किस केस में, तो देखो प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, प्रोहिबिट करना। प्रतिषेध का मतलब किसी चीज को रोकना है, प्रोहिबिट करना। तो ये वाली रिट तब जारी की जाती है जब केस चल रहा है, केस चल रहा है, केस चलने के बीच में आपने अगर रिट याचिका लगा दी है ना, उस दौरान ये बोला जाता है स्टॉप द प्रोसीडिंग। भाई केस चल रहा है, कोर्ट क्या बोलेगा, भाई प्रोसीडिंग बंद कर दो, इसके बाद का काम मैं देखूंगा। तो ये वाली रिट, प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन जो रिट होती है, ये मामले के विचाराधीन होने की स्थिति में, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ केस, जब केस चल रहा है, मामला चल रहा है, उस दौरान आपने रिट लगा दी है, तो उस वक्त हमारा कोर्ट क्या बोलता है, जो भी हायर अथॉरिटी में है, जैसे आपका मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, आपको पता है कि लोग घपला कर रहे हैं, रिश्वत खा खा के काम कर रहे हैं, तो आपने हाई कोर्ट में रिट याचिका लगा दी, तो हाई कोर्ट आदेश देगा स्टॉप द प्रोसीडिंग, कार्रवाई बंद करो भाई, गलत काम कर रहे हो तुम लोग। और ये वाली रिट, उत्प्रेषण वाली रिट या सर्टियोरारी वाली रिट कब काम में आती है, जब मामला निपट चुका है, या तो मामला निपट चुका है ड्यूरिंग द फाइनलाइजिंग ऑफ केस, मामले के निपटारे के बाद, या तो मामला निपटा दिया है लोअर कोर्ट ने, निचले स्तर के कोर्ट ने मामला निपटा दिया है, गलत सही, या
कोई केस बहुत लंबे समय तक चल रहा है, 25-30 साल हो गए, केस चल ही रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में इस रिट का प्रयोग किया जाता है। और अब तो देख क्या है, मामला निपट चुका है ना, मामला निपट चुका है, तो उस केस में क्या मांगा जाएगा, दस्तावेज मांगे जाएंगे कि भाई क्या मामला निपटाया, जरा हम भी तो देखे तुमने क्या गड़बड़ी की है। तो यहां पर फिर बोलता है सेंड रिकॉर्ड टू अस, दस्तावेज हमारे पास भेजो, भेजो जरा वो कागजात हमारे पास, कैसे कैसे तुमने इस केस को निपटाया है, बहुत शिकायत आई है तुम्हारी। तो ये दोनों रिट निम्न या अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है, लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है, जो वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं। ये वाली रिट कब काम में आती है, जब केस चल रहा है, उस दौरान बोलता है कोर्ट स्टॉप द प्रोसीडिंग, कार्रवाई बंद कर दो, यहीं के यहीं रोक दो, आगे का मामला मैं देखूंगा। और उत्प्रेषण या सर्टियोरारी, जब केस निपट चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या केस बहुत ही ज्यादा लंबा खिंच गया, 25-30 साल 40 साल हो गए, उस केस में रिकॉर्ड मांगा जाता है, दस्तावेज मांगे जाते हैं कि दस्तावेज हमारे पास भेजो, सेंड रिकॉर्ड टू अस। तो इनकी भी डेफिनेशन इनके नाम में ही थी। प्रतिषेध का मतलब किसी चीज को रोकना, प्रोहिबिट करना, स्टॉप द प्रोसीडिंग, और उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रेषण, प्रेषण का मतलब होता है किसी चीज को मांगना या पहुंचाना, ठीक है, मांगना गलत रहेगा, किसी चीज को पहुंचाना, प्रेषण करना, ठीक है, सर्टिफाई करना, ठीक है। तो यहां पर रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों इस केस में जारी होती है। अब आगे वाली रिट देखते हैं, 5वें नंबर की रिट कौन सी है, 5वें नंबर की रिट है अधिकार परीक्षा को वारंटो। अधिकार परीक्षा का क्या मतलब है, यह किसी न किसी से अधिकार के बारे में पूछा जाता है, और पूछा किससे जाएगा, सरकारी कर्मचारियों से। तो ये वाली रिट किसी न किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी की जाती है, किसी न किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जारी की जाती है। कब, यदि उसने इलीगली तरीके से, अवैध रूप से किसी पद पर कब्जा कर रखा है, जबरदस्ती बैठा है, गलत तरीके से सरकारी पद पर बैठा है। गलत तरीके से बैठने का क्या मतलब है, एग्जांपल से समझो, मान लो कि किसी पोस्ट की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है, और किसी व्यक्ति ने गलत या जाली दस्तावेज बनाकर 64 या 65 साल तक बैठा है, तो वो गलत तरीके से बैठा है। या दूसरा, किसी ने पैसे खिलाकर या जबरदस्ती गफड़ा करके, जो आए दिन वैकेंसीज में होता है, पैसे खिला खिलाकर नौकरी ले लेते हैं लोग, तो या तो आपने रिटायरमेंट की उम्र से ज्यादा उस पद पर बैठे हो, गलत या नकली या जाली दस्तावेज बनाकर, या आपने वो पोस्ट गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, ठीक है, पैसे भरकर आपने उस पद को प्राप्त किया है। तो अगर आपके खिलाफ किसी ने रिट याचिका लगा दी, तो कोर्ट आपको आदेश देता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से तुम उस पद पर बैठे हो भाई, व्हाट इज योर अथॉरिटी टू होल्ड दैट पब्लिक पोस्ट, किस अधिकार से तुमने उस सरकारी पद को धारण कर रखा है। अरे तुम्हें 62 साल तक बैठना चाहिए, तुम 65 साल तक कैसे बैठे हो, किसी ओध की कमाई खा रहे हो तुम, तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति बैठना चाहिए था, उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो तुम, तुम्हें 62 साल तक बैठना चाहिए था, तुम 65 साल तक बैठे हो। या तुम बिना पढ़े पैसे दे दे के 11 लाख रुपए देकर पटवारी की पोस्ट पर बैठ गए हो, गलत तरीके से बैठे हो, तुम्हें इस पद पर नहीं बैठना चाहिए। होता तो देश में यही है प्रैक्टिकल कि गलत तरीके से लोग पद पर बैठ जाते हैं। तो ये वाली रिट सार्वजनिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जारी की जाती है, जब ये लोग गलत तरीके से या इलीगली किसी पद पर बैठ जाते हैं। इलीगली या गलत तरीका का मतलब है रिटायरमेंट की उम्र से ज्यादा बैठ जाना, गलत या जाली दस्तावेज बनाकर, या गलत तरीके से किसी और तरीके से उस पद पर बैठ जाना, पैसे वैसे खिलाकर। तो यहां पर फिर कोर्ट पूछता है, कोर्ट आदेश देता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी टू होल्ड दैट पब्लिक पोस्ट, किस अधिकार से तुमने उस सरकारी पद को धारण कर रखा है। हम इसकी पात्रता की जांच करेंगे, हम चेक करेंगे कि वाकई तुम इस पद पर सही तरीके से बैठने लायक हो या नहीं। तो ये 5 प्रकार की रिट है, और रिट का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। रिट का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये पांचों की 5 प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया, कॉपी में लिख लेना अच्छी तरीके से, डायग्राम बना बना के। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।